हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना 2 जून का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, विच कंट्री हैज बीन चूजन एज द कंट्री ऑफ फोकस। विच कंट्री हैज बीन चूजन एज द कंट्री ऑफ फोकस एट द 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, MIFF। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 17वें एडिशन में किस देश को केंद्रित देश चुना गया है? बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को सेंट्रल सेंट्रल कंट्री अर्थात कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। चलिए, ये इससे रिलेटेड कुछ जानकारी है जो आपके फिल्म फेस्टिवल होते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है अभी केन्स हुआ था। ओके, जो केन्स का फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इसके लिए इंडिया की कौन सी एक्ट्रेस को जूरी मेंबर बनाया गया था? आपकी दीपिका पादुकोण को। किसको? दीपिका पादुकोण को जूरी मेंबर बनाया गया था। लेकिन एक बात और है, उसके अंदर जो भी अवार्ड मिले थे, एक भी अवार्ड बॉलीवुड को नहीं गया था। ओके, आइए तो देखिए, IFFI 2021 के होस्ट कौन था? इसका गोवा था। फोकस कंट्री कौन है इस बार? बांग्लादेश है इसके अंदर। 17th MIFF 2022 का फोकस कंट्री कौन है? बांग्लादेश ही है। होस्ट कौन है इसका? मुंबई है। इसका भी फोकस कंट्री बांग्लादेश है। मतलब आपका ये जो 51st आपका जो 51st IFFI 2021 है एंड 17th MIFF 2022, दोनों का फोकस कंट्री कौन है? आपका बांग्लादेशी है। ओके, लाइफ टाइम अवार्ड किसने जीता है? संजीत नार्वेकर ने जीता है। कैंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? आपका फ्रांस में हुआ था। बाफ्ता अवार्ड किसने जीता? ब्रिटेन ने जीता है। एकेडमी अवार्ड ऑस्कर USA ने जीता। ओके, चलिए। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो बाफ्ता अवार्ड है ये ब्रिटेन के देश के द्वारा दिया दिया जाता है, और ये जो ऑस्कर है वो आपका USA के द्वारा दिया जाता है। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, ये बताइए अब तक कितने इंडियन एक्टर्स को ऑस्कर मिल चुका है? अब तक कितने इंडियन एक्टर्स जो है जिनको ऑस्कर दिया गया है, आप उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि ड्यू टू क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऑस्कर आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है जो पुलिस के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके हिसाब से बस। बाकी ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन तो किसी बड़े एग्जाम में आते नहीं है। बट हाँ, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो फिल्म फेस्टिवल से आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच इंडियन नेवी शिप हैज डी कमीशन एट द नेवल डॉकयार्ड। ओके, तो कौन सी शिप अभी डी कमीशन हुई है? तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका INS गोमती को अभी डी कमीशन मतलब सेवा मुक्त कर दिया गया है। चलिए, INS अक्षय। ओके, तो सब कब कब डी कमीशन हुए हैं? जैसे INS अक्षय 2022 में हुआ है, INS निशांक भी 2022 में हुआ है, INS राजपूत 2021 में हुआ है, INS खुपरी 2021 में हुई है, INS सतनायक 2021 में हुई है, और INS गोमती भी 2021 में हुई है। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ओके, कौन सा देश चीन को पछाड़कर 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है? कौन सा देश है वो है आपका अमेरिका। कौन है वो? अमेरिका है। ओके, चलिए देखिए, 2020-21 में 2020-21 में सबसे रैंक 1 पे कौन था? रही क्या हो गया? 45 खुल गया क्या? चलो कोई नहीं। 2020-21 में चाइना टॉप पे था और USA उसके नीचे था। लेकिन अब क्या होगा? भारत चाइना के साथ में किसको पछाड़ दिया? देखिए यहाँ पर चीन को पछाड़ कर 21-22 में, देखो ये आपका 20-21 का रेंज दिया हुआ है यहाँ पर, बट 21-22 में क्या आएगा? USA आपका टॉप पे आएगा। 21-22 में USA ने कितने का डील किया है, मतलब कितने का बिजनेस हुआ है? 119.42 बिलियन डॉलर्स की डील हुई है। ओके, और चाइना के साथ में डील थोड़ी कम है। फिर उसके बाद में कौन आता है आपका? UAE आता है, देन सऊदी अरेबिया आता है, फिर बाद में आपका इराक आता होगा। सबसे अधिक विदेश निवेश, देखो भारत को सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? सिंगापुर से आती है। कहाँ से आती है? सिंगापुर से आती है।
ओके। और सबसे अधिक विदेश निवेश राज्य, मतलब सबसे ज्यादा निवेश कहाँ पे किया गया, गुजरात में किया गया। बोलना तो नहीं चाहिए गाइस, बट यहाँ पे एक बोलते हैं ना कि एक साइड में ही अगर देखा जाए तो सिर्फ इस राज्य में ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है। और भी तो स्टेट्स हैं, और भी तो स्टेट्स है जो इंडिया का मनी कैपिटल है, मुंबई है आपका, ओके, मुंबई महाराष्ट्र वगैरह। अगर देखा जाए ना तो हमारे जो पीएम है वो इस स्टेट से रिलेटेड रखते हैं, क्योंकि वैसे भी कहना कुछ सही होगा गलत होगा मुझको मालूम नहीं, क्योंकि आपका रिएक्शन कैसे होगा ये भी मुझको पता नहीं। बट हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा डाइवर्सिनेस है कि हाँ कि इस स्टेट में ही इतने सारी प्रगति न्यूज़ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट 3 महीने में कम से कम 26 से 27 नए चीजें जो गुजरात में चालू हुई है वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे चालू नहीं होना चाहिए, बट अदर स्टेट्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए। रिसेंटली सुल्ताना बेगम हैज पास्ड अवे, शी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। सुल्ताना बेगम किस फील्ड से रिलेटेड थी, वो एक लेखिका थी। कौन थी, वो एक लेखिका थी। ओके, चलिए। देखो, अभी रिसेंट में जिनका जिनका निधन हुआ है उन सबका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। शिवाजी पटनायक, प्रफुल्ल कार, दीनापानी मोहंती, एमजी रेड्डी, शिव कुमार शर्मा, भीम बहादुर गुरुंग, पंडित सुखराम, सुल्ताना बेगम। अब देखो, अब यहाँ पे आपसे एक चीज और पूछता हूँ, बताइए ये जो सिद्धू मूसेवाला था वो कौन थे आपके सवाल है, मूसेवाला। ये भी आप एक सिंगर थे जिनका मर्डर हुआ है, ओके, जिनका मर्डर हुआ है। और अभी कल के दिन के सिंगर, ओके, ये एक सिंगर थे जिनका स्टेज के ऊपर जिनको हार्ट अटैक आ गया। मतलब काफी जवान थे, नथिंग, मतलब 40-45 एज, कोई एज नहीं होती जाने की। बट ये भी एक सिंगर थे, सेल्फ मेड सिंगर थे, ये भी एक सेल्फ मेड सिंगर थे। और इतनी रूहानी आवाज थी इनकी ना, मतलब ये तो रैप में थे, ओके, रैप पॉप टाइप सिंगर। बट ये जो के थे, ये एक रूहानी टाइप की इनकी आवाज थी जो सीधा दिल को लगती थी। ओके, चलिए, तो इसको अपने नोट्स में उतार लो आप लोग। और जहां तक मुझको लगता है कि के से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस साल। चलिए, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क किस स्टेट में खुल रहा है। ओके, बताइए स्टेट और यूटी क्या है वो आपका, वो है आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा है वो आपका, जम्मू कश्मीर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कश्मीर फाइल्स जरूर देखी होगी, आपने कश्मीर फाइल्स जरूर देखी होगी। और मेरा अगर एक क्वेश्चन है सीधा साधा हर एक कैंडिडेट से, कि अगर वहां पर मिथु चक्रवर्ती की जगह पे अगर आप एक एज अ IAS ऑफिसर होते तो आपका एक्शन क्या होता उस कंडीशन को लेकर। क्योंकि अगर इस साल जो इंटरव्यू हुए हैं, और अगर मैं बोलूं कि इस साल अगर इंटरव्यू में जिस एक क्वेश्चन की चांसेस सबसे ज्यादा थी जो यूपीएससी में थी, वो थी कि अगर आप एक IAS ऑफिसर होकर उनकी जगह पर होते तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होता। ओके, चलिए। फर्स्ट टायर पार्क कहाँ बन रहा है आपका, वेस्ट बंगाल में बन रहा है। फर्स्ट फायर पार्क कहाँ बन रहा है आपका, उड़ीसा में बन रहा है। फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ है आपका, केरला में। फर्स्ट जियो पार्क कहाँ आपका, जबलपुर मध्य प्रदेश में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायो पार्क कहाँ पे आपका, कठुआ जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट क्रिप्टोजेमिक पार्क कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में। एंड फर्स्ट पिलीनेटर पार्क कहाँ आपका, उत्तराखंड में। अब मेरा एक सवाल ये है कि अभी जो ममता बनर्जी है, ओके, उन्होंने अभी अभी कौन से अवार्ड को अपने आप को स्वयं दिया है, या फिर जो एकेडमी थी, साहित्य एकेडमी, उन्होंने ममता बनर्जी को कौन सा अवार्ड दिया है। और उनके इस अवार्ड मिलने की वजह से एक और है जिन्होंने अपना अवार्ड छोड़ दिया है, तो उन दोनों का नाम आपको बताना है। ओके, ममता बनर्जी को कौन सा अवार्ड मिला और ये अवार्ड मिलने की वजह से किसने अपना अवार्ड त्याग दिया, दोनों का नाम आपको बताना है। चलिए, Rajnath Singh has approved the proposal for the creation of a new defense state circle exclusively for which state? राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से किस राज्य के लिए एक नया डिफेंस स्टेट सर्कल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, बताइए क्या है वो आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड। वेरी फेमस राज्य आज के टाइम पे। और जो हमारे जनरल बिपिन रावत है, देखो यहाँ से बच्चे जो है ना
वो फौज में जनरल रैंक तक भी जाते हैं। क्योंकि देखो जहाँ पे सुख सुविधाएं कम होती है ना, वहाँ के बच्चे देश की सरकारी नौकरी में ज़्यादा जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल जैसे में यूपी बिहार से इतने बच्चे, मतलब कि जितने आईएएस आईपीएस बन के निकलते हैं ना, लगभग 70% बच्चे यहीं से होते हैं, सिर्फ यूपी और बिहार से। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ के बच्चों के पास इंडस्ट्रियल ऑप्शन नहीं है। उनके पास क्या होती है? उनके पास एक तो खेती होती है, तो उनकी क्या होती है, उनकी नीड्स कम होती है, उनकी नीड्स कम होती है, उनको केवल पढ़ना होता है, उनको केवल पढ़ना होता है अपनी हालातों को अच्छा अच्छा करने के लिए। तो वो लोग सीधा सोचते हैं कि मुझको गवर्नमेंट जॉब लगना ही लगना है। तो वो लोग जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सबके लिए ट्राई तो करते ही है। और जितने भी आईएएस आईपीएस निकलते सिर्फ यहीं से निकलते, क्योंकि ये लोग को मेहनत करना आता है रियल में। अब जैसे मैं अगर मुंबई जैसे शहर की बात करता हूँ, मुंबई जैसे मॉडर्न शहर में, पॉश शहर में, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, तो बच्चों के लिए यहाँ पर जॉब के ऑप्शंस भी है। तो वो लोग ज्यादा सोच पाते हैं कि नहीं चलो, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो कहीं और पे लग जाएंगे। इनके पास में ऑप्शंस इतने ना, इसलिए इनकी मेहनत भी बढ़ जाती है। किसी एक फील्ड में ये लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते, बहुत कम लोग होते हैं जो लोग किसी एक अच्छे फील्ड में टॉप पे पहुंचते हैं। सब लोग नहीं, सब लोग पहुंच ही नहीं पाते। समझ गए? चलिए, हिम प्रहारी योजना कहाँ पे चालू हुआ था? आपका उत्तराखंड में चालू हुआ था। 1064 करप्शन हेल्पलाइन नंबर कहाँ पे चालू है? ये भी उत्तराखंड में चालू हुआ है। न्यू डिफेंस स्टेट सर्कल कहाँ पे चालू है? आपका उत्तराखंड में चालू हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कितने विधानसभा की सीटें? 70। ओके, चलिए। Which of the following state has been selected by the World Health Organization for the World No Tobacco Day WNTD Award 2022? किसने जीता ये अवार्ड? बताइए। ये जीता है झारखंड ने। किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। एक और बात, जैसे ही लॉकडाउन में लोगों को नशा मुक्ति केंद्र का जो जोरों शोरों से विशेष रूप से प्रहर चालू हुआ था, बट जो आपकी सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, जो टोबैको बनाने वाली कंपनी है, इन लोगों ने भी अपना प्रचार दबा के किया था एकदम, कि लोग इसको न छोड़े। समझ गए? लोग जानबूझकर जहर खाते हैं। आजकल तो कम से कम 12-12 साल के बच्चे टोबैको खाने लगे, सिगरेट पीने लगे, छुप छुप कर। जो स्कूल जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग स्कूल नहीं जाते वो लोग भी। देखो, इस देश में ना, अगर किसी भी देश को प्रगति करना है अच्छे से, अपमोस्ट लेवल के ऊपर, तो उस देश में एक तो एजुकेशन, ओके, एजुकेशन के बाद में मेडिकल फैसिलिटी, ये दोनों चीजें ना फ्री होनी चाहिए। फ्री मतलब आप एक काम करो, उसको चीप कर दो। फ्री नहीं करना है तो चीप कर दो, बट महंगी मत करो। आज के टाइम पे हर बच्चा अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाता है। जेई और नीट सबको देना होता है, जेई और नीट सबको देना होता है, लेकिन हर कोई बड़े बड़े कोटा में जाकर पढ़ नहीं पाता है। हर कोई जाकर कोटा में जाकर पढ़ नहीं पाता है। ये बात नहीं कि लोग ऊपर नहीं उठते, लोग ऊपर उठते हैं, लेकिन क्या होता है ना, उनको सही सही टाइम पर सही डायरेक्शन मिल जाता है। लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सही टाइम पर रॉन्ग डायरेक्शन मिलता है। ओके, उनका वो समय सही होता है, लेकिन डायरेक्शन उनका रॉन्ग होता है। इसकी वजह से वो लोग गलत लाइन पर निकल जाते हैं। समझ गए? अब जहां तक मेरा मानना है, कम से कम गवर्नमेंट को इतना करना चाहिए कि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उनकी प्रिपरेशन वो खुद से करवाए, उनकी प्रिपरेशन वो खुद से करवाया, फिर उसके लिए कोई कॉलेज चालू कर दे। कोई कॉलेज कॉलेज तो नहीं खोल सकते क्योंकि जनसंख्या तो बहुत ज्यादा होगी। तो कोई एक ऑनलाइन प्रोग्राम उन लोगों के लिए चालू करवाया जा सकता है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम विद गुड फैसिलिटी। जैसे कि अभी मैं अगर एक योजना की बात करता हूं, तो मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। ओके, अगर आपको एक योजना की बात करता हूँ डिटेल में, एक, जैसे कि आप सबको मालूम होगा, एक योजना आप सबने सुनी होगी, अभ्युदय योजना। ओके, अभ्युदय योजना, अभ्युदय योजना। योजना का नाम सही कि गलत है मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। अभ्युदय या अभिमन्यु, ऐसा कुछ तो नाम है। वो योजना था आईएएस आईपीएस के लिए। ओके, आईएएस आईपीएस, या जो बच्चे यूपीएससी का पेपर देने वाले थे, उनके लिए ये योजना था कि उनको फ्री में यूपी गवर्नमेंट कोचिंग उपलब्ध करवाएगी। लेकिन देखो, यहाँ पर सबको तो कोचिंग मिल नहीं पाई, तो उन लोगों ने उसी के लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पर देने शुरू किए। अब उससे क्या, देखो, अब उससे फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग किसी को ऑनलाइन टीच करते हैं, अगर हम लोग किसी को ऑनलाइन टीच करते हैं,
या तो वैसे सिखाओ जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक लैपटॉप है, पेन टैबलेट है बस वगैरह। और अगर फेस देख के सुना तो लैपटॉप, देखो कौन कौन सी चीजें ना ज्यादा जरूरी होती है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। लैपटॉप, एक पेन टैब रहना चाहिए, एक आपके पास माइक रहना चाहिए, और अगर फेस दिखाना तो एक आपके पास अच्छा कैमरा हो, कैमरे के पास में आपके पीछे एक ग्रीन स्क्रीन हो और एक अच्छी सी जगह हो, और इसके साथ में क्या आपका एक ट्राइपॉड स्टैंड। चलो ये हो गया मिनिमम से मिनिमम। मिनिमम से मिनिमम खर्चा तो इतना लगेगा ही अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ नॉलेज देनी है तो, क्योंकि बच्चों को अगर उससे बड़े स्तर पे करना है, लाइक अगर कोई गवर्नमेंट करवा रही है, तो अगर मैं बात करूं तो यूपी में अगर जितने भी स्टेट है, एक स्टेट्स के अंदर एक स्टूडियो बनाने के लिए जाएंगे 7 लाख रुपए। कितने जाएंगे? 7 लाख रुपए जाएंगे। अब देखो बच्चों को एक तो ऑफलाइन सेंटर पे जो बुला के दे रहे हो वो तो बट अगर मैं एक स्टूडियो जो मतलब पूरे देश में कनेक्ट हो सकता है, सिर्फ 7 लाख रुपए का आप एक स्टूडियो तैयार करवा सकते हो और उनको दे सकते हो क्वालिटी का एजुकेशन। क्वालिटी का एजुकेशन मतलब वहां पे सबसे पहले क्या आएगा आपका, एक तो डिजिटल बोर्ड आएगा आपका। ओके, डिजिटल बोर्ड आएगा, वो जो उस रूम में लगा होगा उस रूम में हीट ना हो इसके लिए वहां पे एसी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बाकी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आएंगे, ओके, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वो आपके रहेंगे। प्लस आपके पास एक अच्छा सा कैमरा रहना चाहिए, कैमरा, और एक अच्छा सा माइक होना चाहिए आपके पास, और साउंड प्रूफिंग डिवाइसेस, मतलब कि साउंड ज्यादा इको ना हो, साउंड प्रूफिंग डिवाइसेस। ओके, चलिए, और एक अच्छी सी लाइटनिंग। अब देखो यहाँ पर इतनी चीजें 7 लाख रुपए में क्या गवर्नमेंट एक अच्छा स्टूडियो नहीं तैयार करवा सकती? मतलब जो व्हाइट बोर्ड पे सिखा रहे हैं वहां पे इतना नॉइस आ रहा है, कोई भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो जो बच्चा दूर से एक चैनल पे देख रहा है वो कहाँ से सीख पाएगा उससे ढंग से? पढ़ने को तो पढ़ लेगा, लेकिन बोलते हैं ना क्वालिटी लेवल का एजुकेशन, एक क्वालिटी लेवल का, वो सिर्फ एक डिजिटल स्टूडियो में ही प्रोवाइड करवाया जा सकता है। और मेरा मानना है कि जैसे कि जो बायजूस वगैरह है, बायजूस हो गया, अन अकेडमी हो गया, ओके, ये सब जो चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाए तो कितना अच्छा होगा लोगों के लिए, बहुत फायदा होगा। देखो ऐसा तो नहीं कि इनका धंधा बंद पड़ने वाला है, हर साल नए बच्चे आते हैं, कितने इनके पास तो जाएंगे। बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग खर्चा नहीं कर पाते, जिनके पास केवल मुश्किल से मुश्किल वो लोग सिर्फ मोबाइल, और मोबाइल के अंदर उनके नेट का रिचार्ज, बस यही उनके लिए इनफ होता है बस। क्योंकि फ्री वाईफाई की सुविधा बहुत सारे शहरों में है, लेकिन वो वाईफाई कुछ काम ही नहीं करता बिल्कुल भी। ओके, तो अगर गवर्नमेंट इनके जैसा स्टूडियो बना पाए, इनको टक्कर दे पाए, तब वो कहीं ऑनलाइन एजुकेशन में उन लोग को बीट कर पाएगी। नहीं तो सिर्फ यूट्यूब चैनल बना के एक नॉर्मल छोटा सा कैमरा लगा के सिर्फ टीचिंग करना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। या तो ये लो, या तो ये लो, इसके अंदर खर्चा मुश्किल से मुश्किल उनका बैठेगा ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, या फिर 1 लाख में भी इनका काम चल जाएगा अगर एक लैपटॉप अच्छा सा लिया तो। ओके, एक अच्छा खासा लैपटॉप लिया 60-70 थाउजेंड का, तो 1 लाख के अंदर ही इनका सब काम हो जाएगा। बट अगर उनको बड़े लेवल पे सिखाना है ताकि वो लोग अच्छे से सिखा सके, तो उनको एक स्टूडियो क्रिएट करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन का स्टूडियो, ताकि गवर्नमेंट सबको टीच कर पाए। फ्री एजुकेशन का जो वो लोग का मोटो है, एजेंडा है, उसको भी चालू रख पाए। देखो जो आपके स्कूल्स वगैरह है, वो स्कूल्स वगैरह तो बंद कभी होंगे ही नहीं ना, वो स्कूल्स वगैरह कभी बंद नहीं होंगे, बट लोग बट फिर भी जो बच्चे एनआईओएस से फॉर्म भरते हैं, जो लोग ओपन स्कूलिंग में जाते हैं, जो लोग डायरेक्ट एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, कम से कम उनके लिए तो सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है ना। जैसे कि जो एकदम रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, जिन लोगों के पास स्कूल जाने के लिए भी पैसे नहीं है, साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोग सिर्फ एग्जाम का फॉर्म भरे और वो लोग की जो भी एजुकेशन है, वो लोग का जो भी एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे हो। अब रही बात कि वो लोग को फोन इंटरनेट वगैरह कौन देगा, अरे वहां पे उनके एमएलएस वगैरह होंगे, एमएलए होंगे, एमपी होंगे, वहां के नगर सेवक होंगे। ओके, तो क्या वहां के लोग नहीं उपलब्ध करवा सकते उनके लिए मोबाइल और इंटरनेट का पैक? अगर इतनी चीजें उपलब्ध करवा दी गई तो गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन तो ऐसे ही ला सकता है, उसको ज्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं होगा। मतलब इन लेस देन 1 CR वो एक अच्छा स्टूडियो क्रिएट करवा के फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता है। और अगर सपोज वो यूट्यूब के ऊपर ये एजुकेशन देता है, तो यूट्यूब से भी तो उनको अर्निंग होगी, ऐसा तो नहीं कि वो लोग को फ्री में मिल रहा है। बच्चों को फ्री में मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट को, माना कि गवर्नमेंट के लिए उसकी अर्निंग
इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पैसा लेंगे, बट जो अर्निंग होगी उसको भी तो कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है इन बच्चों के लिए। समझ गए? ओके, चलिए अब देखिए, अब अगर मैं डेज की बात करता हूँ तो 1 जून को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड मिल्क डे, 5 जून को वर्ल्ड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 31 मई को नो टोबैको डे। थीम क्या था उसका? थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। और नो वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2022 किसको मिला है? झारखंड को मिला है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु हैज वॉन द पर्पल कैप इन आईपीएल 2022? पर्पल कैप किसने जीता है? ये जीता है युजवेंद्र चहल ने। किसने जीता है? युजवेंद्र चहल ने का है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। इंडिया's फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बाय इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, इफको। ओके, इफको का फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड एट कलोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताइए कौन से स्टेट में लॉन्च किया है ये, और कौन से स्टेट में ओपन किया है, इनॉग्रेट किया है नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट? ओके, इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात इसका आंसर है। चलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो गुजरात वापस आ गया। मतलब कि गुजरात एक ना धीरे धीरे एक ब्रांड एम्बेसडर का स्टेट बनता जा रहा है। ये नहीं, ये स्टेट में बहुत कुछ होगा अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ 16 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ रेविंडियन लीजेंड एंड 5 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु लेट एम करुणनिधि was unveiled at which place? ओके, प्रतिभाशाली द्रविडियन और 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्वर्गीय एम करुणानिधि की 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? किस स्थान पर किया गया है बताइए? ये किया गया आपका चेन्नई में। कहाँ पे किया गया? चेन्नई में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच चीफ जस्टिस हैज टेकन एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन? किस मुख्य न्यायाधीश ने लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? बताइए किसने किया है? ये किया है आपका जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती ने। किसने किया? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। which unified platform will be launched for the delivery of the multiple initiatives administered by several ministers and departments? कई मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित कई पहलों के वितरण के लिए कौन सा एकीकृत मंच लॉन्च किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।